नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। दिल्ली में 15 नवंबर की देर रात बैठकों का दौर भी चला। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा से भी मिले और इसके बाद से जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी मुलाकात की। और इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी विनोद तावड़े से भी मौके पर मौजूद रहे। और इसी बीच खबर है कि जेडीयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की जल्द ही बैठक हो सकती है। तो वहीं इसी बीच खबर ये भी है कि बिहार में मंत्रिपरिषद की संभावित फॉर्मूला तय कर लिया गया है और इसी कड़ी में जेडीयू बीजेपी के शीर्ष नेताओं की जल्द बैठक भी तय मानी जा रही है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर शनिवार रात को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा पहुंचे और इसके बाद से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और सह प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहे। खबरों की माने तो मंत्रिमंडल विस्तार और इसके साथ ही लगातार बंटवारों पर चर्चा चल रही है। जानकारी के अनुसार जेडीयू और बीजेपी के बीच 6 विधायकों पर एक मंत्री का पुराना फॉर्मूला फिर से अपनाया जा सकता है। नई सरकार गठन से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से इस्तीफा देना होगा और इसके बाद से एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश को सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा। फिर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। खबरों की माने तो नीतीश का नाम फाइनल है सीएम के लिए और कोई भी विवाद नहीं है। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन 20 नवंबर के आसपास की संभावना जताई जा रही है। बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 18वीं विधानसभा से चुनावी जुड़ी अधिसूचना जारी हो जाएगी जल्दी और सोमवार से पूरी प्रक्रिया अधिकारियों तौर पर तेज हो जा रही है। और इसी के साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो जाएगी। वहीं पटना के गांधी मैदान में शपथ कार्यक्रम को तेजी से तैयारियां चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और जिसके आधार पर 19 और 20 नवंबर की तारीख लगभग तय मानी जा रही है। चुनाव आयोग आज बिहार के राज्यपाल को 18वीं विधानसभा के परिणामों की औपचारिक जानकारी देंगे और इसी अधिसूचना के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो जाएगी। सोमवार को नीतीश कुमार अपनी कैबिनेट की बैठक करेंगे और इस बैठक में 17वीं विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव पास किया जाएगा और इसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और ये इस्तीफा नई सरकार का रास्ता साफ करेगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एनडीए के सभी घटक दलों को विधानसभा दल की बैठक होगी और इस बैठक में एनडीए का नेता चुना जाएगा। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद से राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। दूसरी ओर पटना के गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर कार्यक्रम एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और साथ ही गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के अनुसार अंतिम तिथि की पुष्टि की जाएगी। बिहार में नई सरकार बनाने के साथ साथ एनडीए की नज़र अब पश्चिम बंगाल विधानसभा पर भी है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए एकता और राजनीतिक ताकत का एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने की योजना बना रही है। बता दें कि लगातार शपथ को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हालांकि अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि तारीखों को लेकर भी लगातार अटकलें देखने को मिल रही है। में शपथ ग्रहण की तारीख अब लगभग तय मानी जा रही है और ऐसे में नीतीश कुमार देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फिर से बिहार में सरकार को बनाने की कवायद हालांकि तेज है और ऐसे में तैयारियां भी तेज है और
हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं नवीन जी, और उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ। नवीन जी। जी जी जी। बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार और नीतीश कुमार के हाथ में फिर से सरकार, क्या कुछ कहेंगे? हाँ नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ये तो बड़ा पहले से निर्णय हो गया था, और खासकर सेकंड फेज में जब वोट हुआ बिहार का तो उसमें बड़ा स्पष्ट कर दिया गया था अनीता जी कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये बात कही थी और अमित शाह ने भी ये बात कही थी, तो ये तो क्लियर था, इसमें कोई डाउट था ही नहीं किसी तरीके। दूसरी एक चीज और आती है कि जिस विक्ट्री को लेके सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी जबरदस्त जीत जो हुई है एनडीए की, वो इस तरीके से कैसे हो गई, इसमें बहुत से लोग सवाल उठा। लेकिन मेरा एक कहना है कि ये चुनाव एंटी इनकम्बेंसी जो लोग बता रहे थे, ये एंटी इनकम्बेंसी चुनाव नहीं था, ये प्रो इनकम्बेंसी चुनाव था। उसका एक कारण ये था कि बिहार के अंदर पूरे चुनाव में आप देखें तो विपक्ष जिस तरीके की कन्वेंसिंग कर रहा था, वो कहीं मुद्दों से भटक गया था। बिल्कुल, और उसका ये कारण हुआ जश्न मनाया जा रहा था, उधर विपक्ष लगातार विरोध भी कर रहा है और वोट का मुद्दा फिर से उठा रहे हैं। नहीं, वो मुद्दा देखिए खूब उठाते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट जनता के ऊपर नहीं पड़ रहा, वो दिखाई भी नहीं दिया। अगर पड़ता तो ऐसे रिजल्ट नहीं आते। जो रिजल्ट आए हैं उनमें एक चीज मैं जरूर कोट करूंगा कि जिस तरीके से रेवंत रेड्डी वहां पहुंचे और रेवंत रेड्डी ने जाके एक बयान दिया कि मुस्लिम इज कांग्रेस एंड कांग्रेस इज मुस्लिम, बिल्कुल ये बयान कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को ले डूबा, क्योंकि हिंदू वोट जो था वो कंसोलिडेट हुआ है। उसमें चाहे यादव समाज के तेजस्वी का अपना वोट रहा हो, वो भी कंसोलिडेट हुआ, और वो वोट कंसोलिडेट होके एक तरफा पूरा के पूरा एनडीए गठबंधन के साथ गया है, जिसमें दोनों पक्षों को आप देखें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो साथ महिलाओं ने ज्यादा दिया है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, नीतीश कुमार की महिलाओं के बीच में एक अच्छी पैठ रही है, वो बहुत पसंदीदा नेता रहे हैं वहां पे महिला समाज के अंदर। 3.5 करोड़ महिलाओं ने वोट किया है, जो वोटर थी वहां पे। अगर आप 70% मान लो तो लगभग 2 करोड़ महिलाओं की भागीदारी है, और उसमें से आपने काफी महिलाओं को जो 10,000 रुपए की निधि दी है कि भाई आप स्वयं सहायता समूह वाली महिलाएं हैं, वो अपना रोजगार खड़ा करें, अपने आप को खड़ा करें, तो वो एक बड़ा मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट था पूरे इलेक्शन का। उसका लाभ एनडीए गठबंधन को मिला है। मैं समझता हूं कि अभी अगले 1 साल तक तो सीएम चेहरे में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, नीतीश कुमार की ही कैबिनेट बनेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अच्छी कैबिनेट बनाएंगे। ऐलान नहीं हुआ है नीतीश कुमार के नाम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होगा। देखिए, ऐसा है, जो कमिटमेंट होता है वो करते हैं। 1 साल तक के लिए मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, और नीतीश कुमार 1 साल के बाद हो सकता है स्वतः हट जाए वहां से, वो अलग विषय है। मतलब खुद से हट जाए। अभी मुख्यमंत्री बिल्कुल नीतीश कुमार शपथ लेंगे, आप देख लीजिएगा, कोई और दूसरा चेहरा नहीं है। हाँ, 2 डिप्टी सीएम आपसे नवीन जी और है कि तेजस्वी यादव ने भी ये कहा था कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, तेजस्वी यादव ने जो ये बात कही थी वो प्रैक्टिकल नहीं थी, इम्प्रैक्टिकल बात थी। आपके पास उतना बजट नहीं होता है बिहार सरकार के, जितनी खर्चा आप सैलरी पे करने जा रहे थे, इतनी बड़ी कि भाई हर घर से हम नौकरी दे देंगे, वो प्रैक्टिकल फिगर नहीं थी। इनको क्या है, ये लोग हवा हवाई बात कर रहे थे। हवा हवाई बात करने का नतीजा ये हुआ कि वो जनता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे। और इसके अलावा एक फैक्टर और था, जिस तरीके से जनसुराज जमीनी मुद्दे लेके चुनाव लड़ रहा था, उसको भी जनता ने वो तरजीह नहीं दी। उतना वोट प्रतिशत आप देखें तो उनको नहीं मिला, जितना हम सब लोग कयास लगा रहे थे कितना तो कम से कम ले जाएगा, जो 2, 4, 5, 10 सीटों तक कन्वर्ट होगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस तो बिल्कुल ही सिमट गई है बिहार में इस बार। नहीं, पूरे चुनाव में अनीता जी आप एक चीज देखिए, कांग्रेस कहीं भी असेंबली इलेक्शन की तैयारी के हिसाब से चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। बिल्कुल, कांग्रेस जो चुनाव लड़ रही थी वो केवल और केवल राहुल गांधी का एजेंडा था 2029 का चुनाव। वो 2029 को फोकस करके अपनी कन्वेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने बिहार असेंबली के लिए क्या टाइम डिवोट किया है, बिहार के अंदर कितनी जगह वोट मांगे, कितनी जगह कोई रैलियां करी हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा उनका अचीवमेंट रहा उसमें। और जिस तरीके की समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में शपथ को लेकर तारीखों का ऐलान कुछ ही समय बाद हो जाएगा। ऐसे में गांधी मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद से आरजेडी और लालू परिवार में विवाद बढ़ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, और अब इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की तरफ से भी लगातार हमला तेज हो गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी दान की ताकि उनकी जिंदगी कुछ समय और बढ़ सके, लेकिन लालू ने अपनी बेटी रोहिणी के सम्मान से ज्यादा अपने बेटे तेजस्वी को तरजीह दी है। आज रोहिणी आचार्य सार्वजनिक रूप से परिवार में चप्पल से पीटे जाने तक की बात कह रही हैं। यही है लालू परिवार की राजनीति और साथ ही उन्होंने स्त्री विरोधी और पुरुष प्रधान मानसिकता का असली चेहरा। इससे महिला सम्मान की अपेक्षा करना भी अनुचित है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव पर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा है कि एक बेटी का ट्वीट के माध्यम से भाषाई हिंसा के शिकार होने की बात सामने आई है, अपमान और अनाथ होने की बात कही गई है और ये हमारी परंपरा की बात है। लालू जी की बेटी रोहिणी आचार्य सबकी बेटी हैं। उन्होंने कहा कि लालू जी आपको कहां नजरबंद करके रखे गए थे। भागलपुर जेल में बंद अपराधी रीतलाल यादव के प्रचार के लिए आप निकल सके। आप आखिर क्यों चुप हैं? बेटी की करह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, बयान भी नहीं आ रहा है। और नीरज कुमार ने यह भी कहा है कि बिहार में माता पिता भरण पोषण अधिनियम लागू है। लालू जी, अगर आपको किसी ने नजरबंद कर लिया है तो आप पटना के जिला अधिकारी के पास आवेदन दीजिए। बेटी की वेदना बहुत भारी पड़ेगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाका इतनी जोरदार था कि जमीन से करीब 40 फीट नीचे तक हिल गया था और ये बात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों ने साफ भी कर दिया है, जिसमें धमाके की तेज कंपकपी आवाज और लोगों की घबराहट साफ दिखाई देती है। धमाके के कुछ ही सेकंड बाद लाल किले मेट्रो स्टेशन के अंदर लगे कैमरों ने भी जो तस्वीरें रिकॉर्ड की वो इस बात की गवाही है। झटका बेहद ही तेज था। स्टेशन पूरी तरह से अंडरग्राउंड का हिल गया था और फिर भी अचानक आए कंपन ने दीवारें, खंभे और दुकानों के शटर तक हिला दिए। धमाका ऊपर सड़क पर हुआ लेकिन उसका असर सीधे नीचे तक दिखाई दे रहा था। मेट्रो स्टेशन तक ये धमाके की गूंज पहुंच गई। अंदर मौजूदा दुकानों में रखे सामान में कंपन इतनी तेज था कि बोतलें, पैकेट और काउंटर भी रखी सारी चीजें पूरी तरह से हिल गई। फुटेज में लोग पहले सहमे नजर आते हैं और फिर कुछ ही सेकंड में भागने लगते हैं। स्टाफ भी घबराकर बाहर की ओर दौड़ता दिखाई देता है। विस्फोट की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास मौजूदा लोगों के चेहरों पर डर साफ साफ देखा जा सकता है। कई लोग तो पहले समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। अचानक से धुआं और झटके ने माहौल को पूरी तरह से दहशत में बदल दिया। कुछ लोग फोन निकालकर कॉल करने लगे तो कुछ लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में इधर उधर भागने लगे। लाल किले ब्लास्ट में सीसीटीवी में लोगों घायलों की रेहड़ी पर ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फॉरेंसिक टीमें ब्लास्ट की जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल धमाके की प्राकृतिक इस्तेमाल हुए विस्फोट और इसके पीछे किसका हाथ है इसकी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार और एनडीए की प्रचंड जीत मिली और महागठबंधन की मिली हार के बाद से विपक्षी पार्टियां कांग्रेस में हलचल भी देखने को मिल रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिल्ली के आवास पर उनसे मुलाकात की और इस साथ ही राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन का आकलन करने पर चर्चा होने की उम्मीद भी जताई। राहुल गांधी और खड़गे की इस मुलाकात में राज्य के पार्टी के खराब प्रदर्शन का आकलन करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। और इससे पहले शुक्रवार को राहुल गांधी ने दावा किया कि बिहार विधानसभा चुनाव शुरू से ही अनुचित था क्योंकि पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ने को मजबूत दोहरे अंक में सीटें हासिल करने में विफल रही और 2020 के बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर 19 सीटें जीती थी। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी चुनाव के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और इसके साथ ही संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ती रहेगी। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने महागठबंधन की हार के लिए वोट चोरी को जिम्मेदार ठहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली विस्फोट से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल से जब्त विस्फोटक सामग्री के विस्फोट से हुए नौगांव के लोगों की बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। विस्फोट के बाद नौगांव में क्षतिग्रस्त वाहन, घटनास्थल के पास खून के धब्बे और आसपास के घरों की टूटी खिड़कियों के शीशे उस दर्द को बयां करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि शुक्रवार की रात जब लोग सो रहे थे उस समय राजधानी श्रीनगर में हुए विस्फोट में पुलिसकर्मी, सिविल अधिकारी
बता दें कि इस विस्फोट में पुलिसकर्मी, सिविल अधिकारी और एक नागरिक सहित 9 लोगों की जान जा चुकी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने बाद में नौगांव पुलिस स्टेशन विस्फोट से प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि मृतकों के प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे नौगांव की एक रिहायशी कॉलोनी में स्थित लोगों को लगातार याद किया गया और इस दौरान पुलिस थाने में गहमागहमी भी नजर आई। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय आतंकी मिडुल का पर्दाफाश करने के बाद अधिकारियों की टीम वहां पहुंची थी और इस घटना के बाद से पुलिस स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर मोहम्मद शफी का घर शोक से डूब गया है। सुबह से ही शोक मनाने वालों का तांता लगा हुआ था और आसपास चीख पुकारें सुनाई दे रही थी। उनकी पत्नी बेसुध होकर चीख रही थी और इसके साथ ही लगातार लोग उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार को विशेष दर्शन और पूजन के लिए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहुंचे। वो अपनी मां के साथ शाम के समय महाकाल मंदिर पहुंचे और धार्मिक विधि विधान के साथ बाबा महाकाल का पूजा और अभिषेक किया। दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोट को लेकर उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि इस घटना को अंजाम देने वालों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाए। उन्होंने कहा कि इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति वो संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति मिले। मंदिर प्रशासन ने बताया कि राघव चड्ढा ने नियम पूर्व दर्शन और तय प्रक्रिया के अनुसार गर्भगृह को दोहरी और पूजा का लाभ लिया है। उनकी यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं में भी उत्साह देखते ही बना। बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना? अब यहाँ बाबा महाकाल के दरबार में आप मेरे से राजनीतिक सवाल ना करें। राजनीतिक नहीं, पर अभी भी मैं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ और अभी राजनीतिक टिप्पणी करना यहाँ पर उचित नहीं है। मंदिर के बाहर मिलेंगे तो खूब राजनीतिक चर्चाएं करेंगे और अब वैसे भी संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है जिस पर खूब राजनीतिक बहसबाजी होगी, खूब चर्चा करेंगे। लेकिन आज का दिन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए हम बाबा को समर्पित करते हैं और ये दिन ही क्यों, पूरा जीवन बाबा को समर्पित करते हैं। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ हम महादेव के भक्त तो खैर बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनके सेवक बनने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। उनका केरल के तिरुवनंतपुरम जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 32 साल के आरएसएस कार्यकर्ता आनंद ने 15 नवंबर की शाम को आत्महत्या कर ली। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी टिकट न मिलने और कथित मानसिक उत्पीड़न की वजह से इतना बड़ा कदम उठा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक घर वालों ने बताया कि आनंद को शनिवार शाम करीब 5:30 बजे उनके घर में फांसी पर लटका हुआ पाया गया। इससे कुछ ही समय पहले उन्होंने अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से सुसाइड नोट भेजा था, जिसमें उन्होंने स्थानीय बीजेपी और आरएसएस नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आरएसएस कार्यकर्ता की आत्महत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी व्यक्ति की मौत पर राजनीति नहीं करना चाहता। 3 കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 മരണം, ഒന്ന് ശ്രമം. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടി വേണം. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഈ പേഴ്സണൽ ട്രാജഡിയിലൊന്നും രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയല്ല ആണ് ഞാൻ. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കണം. എൻ്റെ ഹൃദയം, എൻ്റെ മനസ്സൊക്കെ അവരുടെ കുടുംബക്കാരുടെ ഒപ്പമാണ്. എന്തൊരു നഷ്ടമാണ്. 3 പേരും യുവപേരാണ്. ഈ യുവ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ദുഃഖം തോന്നും. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു മുറിയാണത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, രാഷ്ട്രീയമൊന്നും വേണ്ടെങ്കിലും നല്ലോണം അന്വേഷണം നടക്കണം. എന്താണ് ഫാക്ടേഴ്സ്, എന്തുകൊണ്ടാണ്. खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां पर जिला आबकारी अधिकारी ने टीम के साथ देशी शराब और साथ ही मॉडल शॉप और कंपोजिट शॉप की फुटकर दुकानों को निरीक्षण किया और इस दौरान जांच में QR कोड का मिलाया और साथ ही बड़ी छापेमारी की और इस दौरान कई लीटर अवैध शराब भी जब्त की गई। बता दें कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली और इसके साथ ही इसके अतिरिक्त आबकारी टीम ने कई जगहों पर दबिश देने के बाद से 63 लीटर अवैध शराब बरामद की है और उसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां पर इलाके में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। पत्थर की खदान में ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ धंस गया, जिसमें करीब 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे में एक मजदूर का शव बाहर निकाला जा चुका है, जबकि बाकी लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसा शनिवार शाम को हुआ था, लेकिन करीब 7 घंटे बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जिलाधिकारी ने बताया कि कृष्णा माइंस का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें मजदूर दब गए। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक संजीव कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मलबे में करीब 1 दर्जन मजदूर दबे हैं। हालांकि सही संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन, पुलिस और बचाव दल पूरी कोशिश कर रहे हैं। दिनांक 15 नवंबर को सोनभद्र जनपद में ओबरा स्थित एक खदान में पत्थर गिरने से कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका है। उन सभी को निकालने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ, यहाँ जनपद पुलिस और अग्निशमन दल आदि की टीमें लगातार प्रयासरत हैं। कल सायंकाल से ही काम जारी है और शीघ्र ही इसमें सफलता प्राप्त कर ली जाएगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना है। दीजिए इजाजत। नमस्कार।